हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पॉलिटी के और पॉलिटी और गवर्नेंस के लेक्चर में जो डिस्कशन कर रहे थे वो आर्टिकल 12 से लेकर के 16 तक के फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे जो आर्टिकल 12 से लेकर के 16 तक हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने से पहले हम लोग एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करेंगे जो कल उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, टिप्पणी आई है जिसको कहेंगे, निर्णय नहीं कहेंगे, टिप्पणी आई है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। चूंकि हम लोग आर्टिकल 16 पर हैं भी और ये इसी समय का कल का न्यूज़ भी है, तो इसलिए इसको साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए बेहतर होगा, आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 16 और उसमें जो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन बिल एक्ट पास किया था, जिस एक्ट के अंतर्गत 27% रिजर्वेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिया जाना था। याद आया आप लोगों को? ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक एक्ट बना करके किया था। आर्टिकल 15 के 4, 5 में और 16 में भी जो रिजर्वेशन की बात है, तो अगर हम 16 की बात अभी ना करें, 15 की बात करें, क्योंकि अगर हम केस को देखें कि मामला क्या था, ये जो जिस पर ये टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, मामला था तमिलनाडु का मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स को लेकर के, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मामला फंस रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला था जो आर्टिकल 15 वाले में कवर होगा। ठीक है, जिसके लिए ये एक्ट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, पास किया गया था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट, जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देता है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बाकी आगे अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां पर ज्यादा क्यों है और यहाँ पर 27% ही क्यों है, वो अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी पहले हम यही लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या सेंस है। ठीक है, तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 15 हो या 16 हो, 16 जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है। वहां पर भी अगर हम देखें तो रिजर्वेशन किस कंडीशन में दिए जाने की बात है। फर्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट को उनका गवर्नमेंट सर्विस में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो तो 16 में रिजर्वेशन दिया जाने का प्रोविजन है। ठीक है, दूसरी चीज 15 के रिजर्वेशन की जहां तक बात है, तो उसके लिए रिजर्वेशन के एक्ट बने हुए हैं। ठीक है, कानून बने हुए हैं। तो रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा? वाया एक्ट दिया जाएगा, किसी कानून के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कानून पार्लियामेंट पास करेगी, गवर्नमेंट पास करेगी। ठीक है, स्टेट का मामला होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी। तो बेसिकली क्या है, कोर्ट जो कहना चाह रहा है कि ये एक लीगल राइट है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसीलिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसकी रेमेडी नहीं मांग सकते। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कोर्ट नहीं आ सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। आप चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन 32 के अंतर्गत रेमेडी हम इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि रिजर्वेशन को हम फंडामेंटल राइट नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मामला था जो कल न्यूज में था, ये आपको जानना जरूरी था कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा। तो उसके लिए एक्ट्स हैं, कानून हैं, उन कानूनों के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है अलग अलग टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना टॉपिक हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था उसके आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 16 का 4 जो है वो ओबीसी के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट की बात करता है। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। इसके आगे की बात हम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आएगा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ओबीसी जातियों में, ठीक है, ओबीसी जातियों में जिन लोगों की भी
एनुअल इनकम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई लिमिट से ऊपर है, उससे ज्यादा इनकम जनरेट करने वालों को ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, उनको हम क्रीमी लेयर मानेंगे। जैसे मान लीजिए 8 लाख डिसाइड कर दी गई, तो 8 लाख से ज्यादा अगर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं एनुअल, तो उनको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और ये माना जाएगा कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, यहां पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो केवल ओबीसी के लिए है, ये एससी और एसटी के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा का सृजन नहीं किया गया है अभी तक। इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि इन जातियों से संबंधित व्यक्तियों को अगर उनकी इनकम कितनी भी है तो भी उनको आरक्षण दिया जाता रहेगा। ठीक है, जबकि ओबीसी को अगर वो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को ही और ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बात को समझ लीजिए कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों ओबीसी के लिए ही केवल क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, एससी और एसटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बहस को अगर हम देखेंगे तो हम थोड़ा सा इसको कोर्ट की भाषा में भी बताएंगे आपको और सामान्य भाषा में भी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो जातिगत भेदभाव ज्यादा है समाज में। ठीक है ना, तो कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन का बेस माना जाए या ना माना जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओनली कास्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ग्राउंड ऑफ बैकवर्डनेस। पिछड़ेपन का आधार केवल जाति को नहीं माना जा सकता। लेकिन बाद में मंडल कमीशन केस में इस थॉट को रिवर्स कर दिया गया था और कहा गया था नहीं, कास्ट भी ग्राउंड हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, खैर, तो जो एससी एसटी हैं, इन लोगों के साथ जो जातिगत भेदभाव हैं वो उनकी इनकम के बेसिस पर वैरी नहीं करते सामान्य सामाजिक व्यवस्था में। जबकि जो जातियां ओबीसी में आती हैं, अगर उनकी इनकम और उनका सोशल और एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है तो उनके साथ भेदभाव के व्यवहार नहीं होते सामान्य तौर पर समाज में। ठीक है, हम और आप क्या सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, समाज क्या देख रहा है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा इस बात पर कि ये वर्ग ऐसा जातियों का समूह है जो यदि उच्च इनकम प्राप्त है तो समाज उनके साथ भेदभाव ज्यादा नहीं करता। लेकिन ये वर्ग जातिगत व्यवस्थाओं के कारण और समाज में व्याप्त व्यवस्थाओं के कारण उच्च आय वर्ग में होने के बावजूद भी सामान्य सामाजिक सम्मान और व्यवहार प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए यहां पर इनकम क्राइटेरिया को रखने का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, केवल एक थॉट है। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पर आप समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात को कि क्यों ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, खैर, तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अब हम आते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की ही बार बार बात हो रही है तो इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो भी और डिटेल्स हैं वो यहीं पर बता देते हैं, फिर हम आर्टिकल 17 पर चलेंगे। ठीक है, तो ओबीसी के लिए बैकवर्ड क्लास कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना वो बना काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है वो जो बना दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वो बना बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको हम पॉपुलरली मंडल कमीशन भी कहते हैं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, मंडल कमीशन के बारे में कई बार कुछ प्रश्न भी प्री में पूछे गए हैं, जैसे मंडल कमीशन का गठन किया गया, कब किया गया, किस सरकार में किया गया, ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंतर्गत मंडल कमीशन का गठन किया गया था और 1990 के दौर में वीपी सिंह सरकार ने इसकी रिकमेंडेशन को माना था। ये पिछड़ा वर्ग आयोग था, इससे पिछड़े वर्ग की जातियों
की स्थितियों की जानकारी देने के संबंध में और उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनको रिकमेंडेशन करना था। इस मंडल कमीशन ने अपनी स्टडीज में पाया कि देश की लगभग 52% पॉपुलेशन ओबीसी पॉपुलेशन है और इनको कम से कम 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये था मंडल कमीशन का मेजर फाइंडिंग, ठीक है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट पोस्ट्स में 27% रिजर्वेशन का फॉर्मूला जो है वो यहां से आया, ठीक है। तो ये मंडल कमीशन का केस इंपॉर्टेंट था। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लेकर के एक केस भी हुआ था। उस केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसको पॉपुलरली हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि सामान्य भर्तियों में रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोटल रिजर्वेशन आप कितना भी दीजिए वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऑर्डर था मंडल कमीशन केस, इंदिरा साहनी केस। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये इस केस का डिसीजन था। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बेस पर बाद में केस किया गया कि भर्तियों को लेकर के आरक्षण की सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो सीमाओं को संदर्भ में कोर्ट ने जो आदेश दिया वो था 50% की उच्चतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इससे ऊपर यानी कि टोटल वैकेंसीज का 50% ही मैक्सिमम रिजर्वेशन रिजर्व पोस्ट हो सकती हैं, इससे ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक 123वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई, एनसीबीसी की स्थापना की गई। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई अंडर आर्टिकल 338 बी, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक कमीशन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके 123rd में 338 बी में 123rd अमेंडमेंट में 338 बी आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का प्रोविजन किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके सिवा आपने एक और रिजर्वेशन को लेकर एक और मुद्दा है जो पिछले सालों में न्यूज में रहा, उसके बारे में भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट सारे जितने भी इसको लेकर के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके पास एक साथ एक समय में अवेलेबल हो, आप एक समय में ही उसको याद कर सके, ठीक है। अगला है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103 संविधान संशोधन अधिनियम। एक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत इकोनॉमिकली वीक सेगमेंट के लिए, जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 10% रिजर्वेशन टू हुम हु आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये बहुत ही विवादित और न्यूज में भी रहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, लेकिन इसको याद रखने के लिए यहां पर ये जानना जरूरी है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोविजन किया गया। और इस आर्टिकल से इस संविधान संशोधन से संबंधित दो प्रमुख आर्टिकल हैं, ठीक है। दो प्रमुख आर्टिकल जोड़े गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। पहला है आर्टिकल 15 का 6, 15 सब क्लॉज 6, और दूसरा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6।
आपको 15 और 16 समझ में आ गया है तो आपको ये भी याद हो जाएगा अपने आप ही कि इसमें क्या हो सकता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात होगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, इस आर्टिकल के अंतर्गत मिलेगा। और आर्टिकल 16 जैसा आपको इन जनरल याद होगा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो यहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को आर्टिकल 16(6) के अंतर्गत 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। संविधान संशोधन 103वां जो है वो 2 आर्टिकल ऐड कर दे रहा है, 15 का 6 और 16 का 6। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, कभी कभी 1-2 फैक्ट्स भी आपको याद करने वाले बताए जाएंगे जो आपको याद रखने भी होंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब आप देखेंगे तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि 15 के 6 में क्या है कि हम आपको 10% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन कैसे देंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फिर हम एक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए कानून बनाया जाएगा। तो अब आपका ये रिजर्वेशन की मांग करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रह जाएगा, ये एक लीगल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए कानून का प्रावधान होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे ये आर्टिकल 15 और 16 कंक्लूड हो गए यहां से। अब हम आर्टिकल 17 पर आते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है, छुआछूत के, अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित है। ठीक है, देखिए अस्पृश्यता या छुआछूत जो है वो भारतीय समाज की सबसे प्रमुख बुराइयों में से एक रही है आदिकाल से। यानी कि मेजरली अगर हम देखें तो मिडेवल और मॉडर्न इंडिया के इतिहास के दौर में आप इसको बहुत प्रोमिनेंटली पाएंगे। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एक प्रोमिनेंट बुराई रही है, एक प्रमुख बुराई रही है भारतीय समाज की। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के जो लोग थे, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सबका एक कॉमन एजेंडा ये भी था कि अनटचेबिलिटी को समाज में नहीं होना चाहिए। और अनटचेबिलिटी को लेकर के गांधी और अंबेडकर के कई सारे विचार आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये गांधी और अंबेडकर के विचार इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तो अनटचेबिलिटी पर कई सारे महापुरुषों के कार्य हैं जिनको भी आप मेंशन कर जिनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इस बात को लेकर के। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश की जाती है और इसका किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना, इसको किसी भी तरीके से प्रोपोगेट करना या अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से अपने व्यवहार में लाना कानूनन अपराध होगा और उसके लिए सजा होगी। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 17 सजा नहीं दे रहा है, लेकिन आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोई कानून बनाया जाएगा जो सजा देगा, ये कह रहा है आर्टिकल 17। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है, समाप्त की जाती है और अनटचेबिलिटी एक दंडनीय, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर लॉ। ठीक है, तो इस बात को लागू करने के लिए सबसे पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट पास किया गया। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता अपराध कानून पारित किया गया। ठीक है, और उस कानून को बाद में उस कानून का नाम बदल दिया गया 1976 में और उसका नाम कर दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट बनाया गया था जिसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी का प्रयोग करने वालों के लिए, अनटचेबिलिटी करने का यूज या प्रोपोगेट करने वालों के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन था। बाद में 1976 में इसका नाम बदल करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि अनटचेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं कुछ चीजों के आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये है कि किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य का अपमान करना, इंसल्टिंग मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ये अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज जो आएगी प्रीचिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को प्रचार करना या उसकी अच्छाइयों के बारे में बताने का प्रयास करते रहना, उसको जस्टिफाई करना, उसको उचित साबित करने का प्रयास करना, या फिर किसी
निचली जाति के व्यक्ति को कहीं पर भी प्रवेश देने से रोकना, ये सब चीजें जो आप करते हैं, ठीक है, तो वो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आता है, और वो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आने के कारण एक अपराध माना जाएगा और उसके लिए सजा होगी, उसके लिए दंड होगा जो न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन कर रहा है। अनटचेबिलिटी के लिए जो मेजर प्रोविजंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 18 पर। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अच्छा, अनटचेबिलिटी के लिए आप एक बात और भी लिख सकते हैं, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि आर्टिकल 17 is a classical example of right to equality। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, आर्टिकल 17 बेसिकली सोशल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है, सामाजिक समानता को स्थापित करने की बात कर रहा है। तो ये भी आप एक नजरिए से इसको लिख सकते हैं अगर आपसे ऐसा कभी भी पूछा जाता है तो। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 18 ये कहता है कि अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, यानी कि दो तरीके के टाइटल्स को छोड़ करके, मिलिट्री और एकेडमिक से जुड़े हुए टाइटल्स को छोड़ करके बाकी किसी भी तरीके के टाइटल्स यानी कि उपाधियां सरकार द्वारा नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो भारत में दो तरीके की उपाधियां, जो सेना से संबंधित उपाधियां हैं, जो मिलिट्री से रिलेटेड टाइटल्स हैं, या एजुकेशन या एकेडमिक्स से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं, वही सरकार देगी। इसके सिवा हर प्रकार के टाइटल्स को एबॉलिश किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि टाइटल्स को खत्म करने की जरूरत क्या है, क्यों टाइटल्स को खत्म करने की बात कही गई। तो देखिए, सबसे सिंपल चीज को समझिएगा कि जब भी किसी को कोई उपाधि दी जाती है तो वहां से भेदभाव प्रारंभ होता है, वो बाकी लोगों से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये समाज में गैप क्रिएट करता था, और हमारा अनुभव ऐसा रहा था ब्रिटिश काल में कि टाइटल्स दे करके जो राजे रजवाड़े वगैरह होते थे उनको अपने फेवर में करने का प्रयास किया जाता था, या लोगों को, एमिनेंट लोगों को टाइटल्स दे करके अपने तरफ लाने का प्रयास किया जाता था। आज भी आप देखते हैं लोग जो उपाधियां वगैरह देते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार उन लोगों को देना चाहती जो लोग उनके फेवर में रहें। अगेंस्ट वाले, लिखने वाले या बोलने वाले को कोई भी कोई उपाधि नहीं दे देता है। ठीक है, तो टाइटल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए टाइटल्स को एबॉलिश करके भी इक्वालिटी लाने की बात करी गई, और टाइटल्स को खत्म करने का भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत ज्यादा विचार समर्थन में था। ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भी दिए जाने शुरू हुए, ये पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए, ये उपाधियां दी जानी शुरू हुई। ठीक है, ये क्रम में ही है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये टाइटल्स नहीं है, क्या इन्हें क्यों दे सकती है सरकार? तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि इनको हम, ये जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं, इनको हम टाइटल्स की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इनको हम उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये देश की एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए दी जाती हैं, एंड दे कैन नेवर बी यूज्ड एज टाइटल्स, यानी कि इनका प्रयोग कभी भी उपाधियों के तौर पर किया भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइटल्स को नहीं रखा जाएगा, और टाइटल्स को लेकर के ये प्रमुख बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक आज मैंने कवर कर दिया है। 12 से लेकर के 16 तक पहले किया था, और आज 15 और 16 के बैकग्राउंड को लेते हुए और रिजर्वेशन के प्रावधान को लेते हुए 18 तक कवर कर दिया है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। किसी आपके पास नंबर्स हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, आपको निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। थैंक यू।